हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी ये फिज़िक्स की तीसरी क्लास होने वाली है। तो जिन बच्चों ने अभी तक 2 क्लास नहीं देखी हैं वो बिल्कुल जाकर सबसे पहले 2 क्लास देखिए। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर, जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है और साथ ही साथ बहुत इजी चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि इसके अंदर आप भले ही 3 शब्द पढ़ आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी और पावर। पर मैं आपको एक बात बता दूं, वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, ये सेम होते हैं, बस नाम अलग है, फर्क होता है इनका, लेकिन आपको पता लग जाएगा। वैसे ये बिल्कुल सेम है दोनों। जो इसकी एसआई यूनिट है वही इसकी एसआई मात्रक सेम है दोनों का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्क की, तो देखिए, वर्क, जिसको हम कार्य भी बोलते हैं, ये होता क्या है? वर्क का मतलब ये नहीं है काम, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो वर्क में कहलाएगा। साइंस के अकॉर्डिंग जो कार्य की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? तो साइंस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, कार्य तब होता है अगर कोई पिंड है, जी, अगर कोई पिंड है और आपने उसके ऊपर कोई एक बल लगा दिया और बल के लगाने से वो अपनी जगह से हिल गया और एक नई जगह पर उसने अपनी जगह बना ली। तो जैसे मैं अभी ये जो मैंने बनाया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने ये माना कोई एक पिंड है, मैंने इसके ऊपर एक बल लगाया, मैंने इसके ऊपर बल लगाया है, यानी एक फोर्स लगाई, और फोर्स की वजह से, बल की वजह से इसने अपनी जगह चेंज कर दी, यानी इसने इतनी जगह अपनी बदल दी। इसमें विस्थापन हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब भी किसी पिंड पे एक बल के कारण उसकी जगह में बदलाव आएगा, तब हम बोलेंगे कि कार्य हुआ है। अगर आप ये समझ लीजिए कि साइंस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, अगर आप एक पॉइंट से चले हैं, आपने पूरा गोल चक्कर पैदल चल के लगाया और आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए, आप थक जाएंगे ज़रूर, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग आपने कोई काम नहीं किया। किस लिए नहीं किया? क्योंकि इस केस में फोर्स यानी बल तो आपने लगाया, आपकी एनर्जी खर्च हुई है, आप पैर से चले हो, लेकिन इस केस में जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जीरो हो गया, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग और फाइनल दोनों पोजीशन सेम रही। तो बल जो कार्य होता है साइंस के अकॉर्डिंग, वो यही है कि जब आप एक बल लगाएंगे, आप एक ने एक फोर्स लगाई और फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा वो शिफ्ट हो गया, उसने अपनी जगह बदल ली, तो उसको हम बोलते हैं कार्य हुआ है। और आपको एक और बात बता दूं, ये हमेशा एक डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन का मतलब, कई बार ऐसा भी हो जाता, देखो पहली बात तो आपको एक चीज पता लग गई कि 2 चीजों पे डिपेंड करता है वर्क। किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे यानी बल पे, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पे। तो यहां से आया आपके पास काम का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला, जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी जो एसआई प्रणाली में जो इसका मात्रक है वो है जूल, यानी जे। तीसरी चीज, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ना, फोर्स हमने लगाई, बल हमने ऐसे लगाया, और ये जो पिंड है ये घूमा भी ऐसे, ये सामने की तरफ ही चला। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन जो है वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए, मान लीजिए ये कोई पिंड है, आपने क्या किया, आपने एक रस्सी बांध के इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो चलना सीखते हैं, तो आपने जो फोर्स लगाई, आपने टेढ़ी फोर्स लगाई, लेकिन ये पहिए वाला है, तो होगा क्या? ये सामने की तरफ ही चलेगा, यानी जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सामने की तरफ ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि एंगल बन रहा है इनके बीच में, कोण बन रहा है इनके बीच में, और कोण से पता लगता है हमको डायरेक्शन यानी दिशा। तो काम जब भी होगा आप देखेंगे कि बीच में कोई एंगल तो नहीं बन रहा है। ये लर्न नहीं करना, इसके पीछे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बस दिमाग में रखना है कि वर्क के 2 फॉर्मूले हैं, एक एफ और एस, जब आपको कोई कोण नहीं दिया होगा, कोई एंगल नहीं दिया होगा, और दूसरा है एफ एस कॉस थीटा।
कॉस थीटा क्यों? क्योंकि आपको एंगल लेना पड़ेगा तो ट्रिग्नोमेट्री बीच में आ गई, कॉस थीटा आपका आ गया। तो वर्क का जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, एफ एस, जब कोई कोण नहीं देंगे और कोण अगर दिया होगा, एंगल अगर दिया होगा, तो एफ एस कॉस थीटा। एक और चीज, इसमें भले ही आप दिशा देख रहे हो, डायरेक्शन देख रहे हो, लेकिन जब आप ओवरऑल काम करते हो, जब आप पूरा काम करके आ रहे हो, तो आप बस ये देखते हो कि आपकी कितनी कैलोरीज खर्च हुई, या फिर मैं बात कहूँ साइंस के अकॉर्डिंग तो आपने टोटल कितना काम किया। जैसे जूल है तो मैंने मान लिया कि 50 जूल मैंने काम किया, उसमें आप डायरेक्शन नहीं देखते। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी वाली डायरेक्शन नहीं है, जो सदिश राशियां हैं वो वाली डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर लिखना पड़ता है किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चला है, पिंड चला है। इसमें वो डायरेक्शन नहीं है, इसमें बस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी अदिश राशि होगी। तो आप पढ़ सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, यानी कार्य तब होता है जब कोई बल एक विस्थापन करता है, यानी जब कोई बल गति उत्पन्न करता है। यहाँ पे आप विस्थापन लिख सकते हैं। जब भी किसी बल की वजह से विस्थापन हो रहा हो, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ऑब्जेक्ट खिसक गया हो, तब वहां पे वर्क होता है। अगर फॉर्मूले की बात करूं तो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, किस किस का? बल का और विस्थापन का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, जिसे आप एफ एस भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, और साथ में एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। तो ये था आपका वर्क के बारे में। इसके अलावा मैं अभी आपको एक चीज़ और समझाने वाली हूँ, जो कि इस स्लाइड में मैंने ऐड नहीं करी है, वो लूसेंट में नहीं है, तो जहाँ तक उम्मीद है वो पेपर में पूछी भी नहीं गई है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए। देखिए, जो मैं आपको बता रही थी वो यही है कि कार्य भी आगे 3 प्रकार का होता है, जो आपको इतना नहीं करना है, बस दिमाग में रखना है। जो वर्क है, जो कार्य है, वो आगे टोटल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब जो धनात्मक कार्य होगा। मतलब क्या है धनात्मक कार्य का? धनात्मक कार्य का मतलब है, अगर आपने बल इस दिशा में लगाया है तो जो विस्थापन हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं धनात्मक कार्य, यानी पॉजिटिव वर्क डन। तो और कुछ नहीं करना, बस ये करना है कि धनात्मक कार्य का मतलब होता है सेम दिशा है दोनों की। अगला है आपका नेगेटिव वर्क डन, यानी ऋणात्मक कार्य। इसमें क्या होगा, आपको पता लग गया होगा पॉजिटिव से कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको नेगेटिव वर्क डन, यानी ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। तीसरा और आखिरी, जीरो वर्क डन, यानी जब काम हो ही ना रहा हो, जीरो काम हो रहा हो। ये कब हो सकता है? तो एक तो है कि आप बैठे हुए हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन उसके अलावा आप पूरा घूम के भी आए हो लेकिन तब भी कोई काम नहीं हुआ। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया था कि अगर आप जहां से चले वहीं पे वापस आ गए, तो इस केस में जो काम होगा वो जीरो होगा। एक और केस है, अगर जिस दिशा में आपने बल लगाया हो विस्थापन बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री के एंगल पे हो रहा हो, तब भी जो काम होगा वो जीरो ही कहलाएगा। वो क्यों? आप देखिए, आपने वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था एफ एस कॉस थीटा, तो आपने इसमें वैल्यू पुट करी एफ एस कॉस 90, यानी कॉस 90। अब आपको मैं बता दूं कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो वो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो अगर मैं यहाँ पे वो पुट कर रही हूँ तो एफ एस गुना जीरो, यानी पूरा वर्क जीरो हो गया। तो जब भी फोर्स, यानी बल और विस्थापन के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, आपका जो टोटल काम होगा वो जीरो अपने आप हो जाएगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूं, सूटकेस अगर हम उठाएं जमीन पे से और सीधा चलें, तो आप सीधा उठा रहे हो यानी फोर्स ऊपर की तरफ है और आप सीधा चल रहे हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो चाहे आप पूरा दिन चलते रहें, आपका हाथ थक जाएगा, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हुआ। एक और चीज जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति में
वर्क एनर्जी और पावर में वर्क और एनर्जी बिल्कुल सेम होते हैं। तो सेम का मतलब ये है कि जो वर्क है उसके सारे फॉर्मूले एनर्जी में लग सकते हैं, एनर्जी के सारे फॉर्मूले वर्क में लग सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप वर्क की जगह एनर्जी में भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्लाइड में नहीं है। चलिए, तो वर्क खत्म हो गया है। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी। और एनर्जी पढ़ाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। एनर्जी और पावर यानी कि ऊर्जा और शक्ति, आपको क्या लगता है ये सेम नहीं होने चाहिए? क्योंकि ऊर्जा है और शक्ति है, मतलब दोनों का मतलब क्या है? ऊर्जा का मतलब क्या है कि हाँ आप काम कर रहे हो तो कितना काम कर रहे हो। शक्ति का मतलब भी यही है ना कि आपके अंदर कितनी शक्ति है काम करने की। तो दोनों में काम करना तो कॉमन सा ही है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों सेम होने चाहिए, पर नहीं, दोनों में सेम नहीं होते। और बिल्कुल अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में आपको फ़र्क बताऊं एनर्जी और पावर में, ताकि आप भी अगर किसी को आपका कंसेप्ट देखना हो तो आप भी बता सकते हैं। एनर्जी का मतलब है आप कितना काम कर सकते हैं, पावर का मतलब है कितनी देर तक काम कर सकते हैं। तो पावर में ये आ गया कि आप कितने टाइम तक काम कर सकते हैं, एनर्जी में आप काम ही कितना कर सकते हैं, टोटल कितना काम आप कर सकते हैं। तो एनर्जी और पावर में छोटा सा फर्क है। तो एनर्जी की अगर मैं बात करूं, यानी ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, तो ये है कार्य करने की क्षमता, यानी आप कितना काम आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया वर्क और एनर्जी दोनों सेम है, तो कार्य जो था वो एक अदिश राशि थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी। तो आपका जो एनर्जी है वो भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर, यानी अदिश राशि होगी ये भी एक। इसकी जो एसआई यूनिट है वर्क और इसकी बिल्कुल सेम होती है, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है? वो भी जूल ही है, ये बिल्कुल सेम है। और एनर्जी के बारे में बस इतना पढ़ना है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये कि ऊर्जा जो है वो बहुत सारे प्रकार की होती है। सौर ऊर्जा हो गई, पानी वाली ऊर्जा हो गई, और आपकी हवा वाली विंड एनर्जी जिसको बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारी टाइप की ऊर्जा है हमारे पास, लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो देखो, सबसे पहले तो ये कि जो ऊर्जा है आपको जो पढ़नी है, देखो जब भी किसी पिंड पे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगती है ना, अगर मेरे पास फोर्स लगी या मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ, तो वो मेरी इंटरनल फोर्स है ना कि मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ। तो जब भी किसी पिंड पे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगती है, तो दो ही तरीके की एनर्जी उसके अंदर आती है। वो कौन सी दो आती है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बता देती हूँ कि उन दोनों को मिला के हमने एक शब्द दिया है जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी, हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक एनर्जी। तो मैं आपको अब बताने वाली हूँ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, यानी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, जब भी किसी पिंड पे कोई फोर्स लगेगी, कोई बल लगेगा, तो उस पे जो एनर्जी आती है, उस पिंड के अंदर जो एनर्जी आती है, वो जितना काम कर सकता है, तो वो जो काम करेगा उस ऊर्जा को, जिस वजह से वो काम कर रहा है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो ही तरीके की एनर्जी हमारे अंदर आती है, वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं, देखिए, एक तो चलने फिरने वाली एनर्जी आती है, यानी एक ऐसी ऊर्जा आएगी जिसकी वजह से आप हिल सकोगे, आप अपने अंदर कुछ भी परिवर्तन ला सकोगे। और एक आएगी जब आप शांत रहोगे। तो दो टाइप की एनर्जी आएंगी, जिससे आप चल सकोगे, इंग्लिश में उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जिससे आप शांत रहोगे, शांत का मतलब कैसे भी, चाहे पृथ्वी पे शांत रहोगे या एक हाइट पे जाके शांत रहोगे, शांत रहना है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में इनका नाम बहुत आसान है, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो नाम से ही पता लग रहा है कि गति देगा ये। और इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थिर अवस्था में शांत है, जो ऑब्जेक्ट है, जो पिंड है, वो शांत है। तो चलिए आप एनर्जी एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता। स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। एनर्जी, देखिए अब ये तो हो गया एनर्जी के बारे में। तीसरी की बात करूं अगर मैं, इसकी जो एसआई इकाई है वो जूल है, ये आ गया एसआई इकाई इसकी जूल है। इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक एनर्जी की बात करूं, यांत्रिक ऊर्जा की बात करूं, किसी वस्तु में काम करने की वजह से
जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी पिंड पे जब भी कोई बल लगेगा वो काम करेगा, तो वो काम जिस ऊर्जा की वजह से कर रहा है, वो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक, जैसे मैंने बताया स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो ये था एनर्जी के बारे में। अभी आप इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगर मैं बात करूं आपकी, सबसे पहले चलिए गतिज ऊर्जा के बारे में अगर मैं बात करूं, आपको पता है गति दे रहा है आपको, मतलब आपके अंदर एक वेग, आपके अंदर आपको हिला रहा है ये कि आप घूम सकते हो, आप भाग सकते हो, तो यानी आपके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी, एक वेग आ जाएगा। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी आपकी चाल पे, आपकी वेलोसिटी पे, आपकी स्पीड पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का बस फॉर्मूला करना है, क्योंकि ये तो आपको पता लग गया काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती क्या है। जब किसी के अंदर कोई गति हो तो वो जो ऊर्जा कहलाएगी वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी, यानी अगर किसी के अंदर मोशन हो रहा हो तो वो जो एनर्जी कहलाएगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो आप देख रहे हैं m क्या है? द्रव्यमान यानी मास, v क्या है? वेलोसिटी यानी कि वेग। तो ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, शॉर्ट में k.e लिख देते हैं। तो हाफ mv² इसका फॉर्मूला है। आपको दिख रहा है वेलोसिटी पे यानी वेग पे सीधा सीधा ये डिपेंड कर रहा है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो आपको ये भी बता दूं ये भी आगे दो टाइप की होती है, बट इतना डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा सा आपको पढ़ना है, क्योंकि ये है जब शांत रहते हैं। तो अब इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। एक है जब आप हो तो शांत, लेकिन जो ऊर्जा है जो आती है तब जब किसी की आकृति और आकार, शेप और साइज हमने चेंज कर दिया। छोटा सा एग्जांपल, स्प्रिंग है वो मैंने खींच दिया, या खींचा हुआ स्प्रिंग था वो मैंने वापस से उसको छोटा कर दिया, तो शेप चेंज करी मैंने, उसका आकार चेंज किया, तो जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक वर्ड में ही आ रहा है ना, इलास्टिक यानी फ्लेक्सिबल है। हिंदी में इसको शायद प्रत्यस्त स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, मैं अभी आपको कंफर्म भी कर दूंगी। और दूसरा, जब आप पृथ्वी से एक हाइट पे चले जाओगे और आप खड़े हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप शांत हो, तो उस ऊर्जा को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरीके से दो हो गए, इनके कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। mgh क्या है? m का मतलब आपको पता लग गया द्रव्यमान है, h का मतलब क्या है? हाइट, यानी कितने हाइट पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, पिंड जो है वो है एक कितनी हाइट पर है, और दूसरा है जी। तो जी अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ग्रेविटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जी के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण आता है। देखिए पृथ्वी हमें खींच रही है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा दूं तो होगा क्या? नीचे पृथ्वी उसको खींच रही है तो उसका जो चाल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी भी नीचे खींच रही है, वो खुद भी नीचे गिर रहा है, तो वो जो चाल बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी वेग में, उसकी चाल में फर्क आएगा, उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो ये उस मतलब त्वरण, ए हमने त्वरण को ए से डिनोट किया था, त्वरण और ये जो है ये बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, जब त्वरण पृथ्वी की वजह से हो तो उसको जी से डिनोट करते हैं, और वैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो। आपको ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। और एक और बात, जैसे मैं बता रही थी, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कार्य और ऊर्जा बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप कार्य में यूज कर सकते हो। और जो कार्य के दो फॉर्मूले थे Fs और Fs cos थीटा, वो आप ऊर्जा में यूज कर सकते हो। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा है, ये वो ऊर्जा है, ये वो एनर्जी है जो शेप और साइज में अगर चेंज आता है उसकी वजह से आती है, यानी आकार और आकृति, ये आकृति आएगा यहाँ पे। अगर आकार या आकृति आप चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से जो ऊर्जा होगी उसको आप स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। फॉर्मूला इसका mgh में बता चुकी हूँ। mgh दो प्रकार की होती है, एक तो इलास्टिक
पोटेंशियल एनर्जी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जैसे मैंने आपको बताया था, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। दोनों का एक एक लाइन, सिर्फ दिमाग में कंसेप्ट बिठाने हैं, डेफिनेशन याद नहीं करनी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है ये होता है शेप और साइज में चेंज होने की वजह से, आकार और आकृति में परिवर्तन की वजह से। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो स्प्रिंग, धनुष बाण, आप कमान खींचते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, वो पीछे की तरफ जो उसकी वायर है वो पीछे की तरफ चली जाती है, शेप चेंज हुई, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है जब ग्राउंड के ऊपर जाते हो, आप पृथ्वी से ऊपर जा रहे हो, तो ये गुरुत्वाकर्षण P, ये गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है, आप समझ जाइएगा, जमीन के ऊपर की स्थिति के कारण है। इतना पढ़ना है बस आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में, इतना आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। आप 2 बार रिवाइज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब अगर मैं बात करूं गतिज ऊर्जा की, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला, इसमें से फॉर्मूला ही करना है, 12mv², जो मैंने आपको बताया। ये किसी की भी पिंड की गति के कारण ऊर्जा होती है, यानी उसकी मोशन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब एक बात और, अगला टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध। पहली बात तो हम संबंध यहाँ पे बना ही क्यों रहे हैं, तो आप एक चीज सोचिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है, और संवेग आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, जो न्यूटन के सेकंड लॉ था, जो दूसरा नियम था, उसमें आपने पढ़ा था संवेग यानी मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी mv है और इसमें भी mv है, तो आपको मतलब पता लग जाएगा, क्योंकि जब दोनों में सेम ही चीजें हैं, मास यानी द्रव्यमान, v यानी संवेग वेलोसिटी, सॉरी वेग यानी वेलोसिटी, तो इसलिए हमने इनमें रिलेशनशिप निकाली है। वैसे इसका प्रूफ होता है प्रॉपर, पर वो करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये रिलेशनशिप याद रखनी है, और ये याद कराने की ट्रिक में मैं आपको बता सकती हूँ कैसे आप बताएंगे। देखिए, पीएम होता है प्राइम मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बहुत बड़ा मिनिस्टर है, राइट, तो आप याद रखेंगे पीएम, पीएम आपने लिख दिया पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर तो बहुत सारे होते हैं पर प्राइम की अलग वैल्यू है, तो मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं, प्राइम की आपने वैल्यू बढ़ा दी स्क्वायर लगा के। अब आपको बैलेंस भी करना था थोड़ा सा, तो आपने 2 ऊपर लगाया तो 2 नीचे लगा दिया, ये इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, अदरवाइज 2 बार लिखेंगे तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है P²/2m के। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि मोमेंटम यानी संवेग का मान बताओ, तो कैसे बताओगे? ये जो 2 और ये 2 और m है, 2m ये भाग में है, तो इधर जाके गुना में चला जाएगा, तो 2m × k यानी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ स्क्वायर है तो ये चला जाएगा रूट में, तो 2mk। तो ये भी कई बार दे देते हैं, ये भी दे देते हैं कई बार, तो दोनों ही सही हैं। आप एक याद रखेंगे, आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो जो आपको आसान लग रहा हो आप वो याद कर सकते हैं। ये था आपका ऊर्जा का टॉपिक खत्म। इतना करना है ऊर्जा के बारे में, लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ ऊर्जा और कार्य बिल्कुल सेम है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, आप यूज कर सकते हैं, और दोनों की जो SI मात्रा है वो है जूल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आप ऐसा कुछ पढ़ भी चुके हैं पहली वीडियो में, जिसमें आपने पढ़ा था संवेग के संरक्षण का नियम। देखिए, संरक्षण जहाँ भी आता है ये तो आपको बहुत क्लियर हो जाता है कि संरक्षण का मतलब क्या होता है कि हाँ ये बदलेगी नहीं चीज़, ये जितनी है उतनी रहेगी। तो अगर उसमें मोमेंटम यानी संवेग लग गया तो जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहेगा, ये उसका नियम बन जाएगा। अगर यहाँ पे संरक्षण का आ गया द्रव्यमान का, तो आप यही कि जितना द्रव्यमान पहले था यानी मास का, तो जितना मास पहले था कोई रिएक्शन हुई तो उतना ही मास बाद में रहेगा टोटल।
ऐसे यहाँ पे आया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी एनर्जी पहले थी ऑब्जेक्ट में, जितनी ऊर्जा पहले थी उतनी ही ऊर्जा बाद में भी रहेगी, चाहे वो जाके वापस आ गया हो। आप तो कहेंगे आप थक गए, बिल्कुल, क्योंकि आपकी ऊर्जा परिवर्तित हो गई दूसरी फॉर्म्स में। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग जो ऊर्जा है वो एक जितनी ऊर्जा पहले थी पूरे सिस्टम की, पूरे यूनिवर्स की आप कह सकते हैं, उतनी ही ऊर्जा बाद में रहेगी। जितनी टोटल एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। बस एनर्जी जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं इसके लिए। मैंने ये माना एक बॉल थी जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका। तो अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ पहली चीज तो मैंने बोल दिया ये इतना ऊपर गया और बीच में कोई ये यहाँ पे आया होगा, मतलब ये मैंने सोच लिया कि जैसे ऊपर गया तो ये बिल्कुल बेस पोजीशन है, सबसे नीचे वाली पोजीशन है, वो ऊपर तक गया, सबसे ऊपर वाली पोजीशन सी हो गई, और ये ऊपर जाते हुए बीच में एक पोजीशन आई थी बी। ये दिखती नहीं है क्योंकि एकदम जाती है बॉल ऊपर। और आपको ये भी पता है ना कि जब बॉल या कुछ भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर सिर्फ नैनो सेकेंड के लिए, मतलब बहुत कम टाइम के लिए कोई चीज़ रुकती है फिर वापस नीचे गिर जाती है। तो अभी मैं बस नीचे से ऊपर जाने वाला हिस्सा ले रही हूँ और मैं ये मान रही हूँ ऊपर जाके जब वो कुछ सेकंड के लिए रुकी थी, बस मेरे को वहीं तक कंसिडर करना है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे हाइट तो नहीं है ना ऑब्जेक्ट की, आपने धरती पे रख रखा है तो धरती से हाइट तो है ही नहीं, धरती पे रख रखा है, पृथ्वी पे रख रखा है। तो यहाँ अब आपको पता है दो ही टाइप की एनर्जी होती है किसी भी चीज़ के अंदर, एक तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और एक गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। जब मैं नीचे से फेंक रही हूँ तो मैं उसे वेग दे रही हूँ, तो यानी इस वाली पोजीशन पे उसके अंदर गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि मैं उसको वेग दे रही हूँ, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी क्योंकि वो बिल्कुल धरती पे है, हाइट नहीं है उसके अंदर। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 हो गई और मैंने मान लिया कि काइनेटिक मान लिया 100 है। टोटल एनर्जी कितनी रही? 100 ही रही ना। सबसे ऊपर की अगर मैं बात करूं यानी सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मैंने मान लिया सी पॉइंट पे जाते हैं, वहां जाके वो रुक जाता है, कुछ सेकंड के लिए रुकता है वो, या 1 सेकंड से भी कम के लिए रुकता है, वो रुकता है तो इसका मतलब वेग तो है ही नहीं उसके अंदर, रुक गया, इसका मतलब वेलोसिटी वो काइनेटिक तो 0 हो गई, जो गतिज ऊर्जा है वो खत्म। तो ऊपर जाके क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई उसकी जो गतिज ऊर्जा है, लेकिन एक हाइट पे पहुंच गया, पोटेंशियल एनर्जी 100। तो अब भी यहाँ पे टोटल एनर्जी जो टोटल ऊर्जा रही वो कितनी रही? 100। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप एक चीज अगर देख रहे हो, जैसे जैसे जो पिंड है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट बढ़ रही है। हाइट अगर बढ़ रही है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करती है। तो होगा क्या, नीचे से ऊपर जाते जाते उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो तो बढ़ती जाएगी और जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो कम होती जाएगी, यानी नीचे से ऊपर जाते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगी क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि ऊपर उसको रुकना है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हो गई 35 और जो पोटेंशियल एनर्जी है मैंने मान लिया वो हो गई 65, लेकिन अभी भी टोटल एनर्जी क्या रही? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम कि जो टोटल ऊर्जा है वो हमेशा सेम रहेगी। आप देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, तो इसमें एक चीज और भी आती है कि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते कि यहाँ 100 थी ऊपर जाके 110 हो गई तो वो 10 कहाँ से बनी, ना कम कर सकते कि यहाँ 100 थी ऊपर जाके 90 हो गई तो वो 10 कहाँ गई। तो ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है खुद से और ना ही उसे अपने आप से खर्च किया जा सकता है। जितनी ऊर्जा हमारे पास है, जितनी पावर प्लांट से आ रही है, मान लीजिए एनर्जी उतनी ही रहेगी। आप अगर खर्च कर रहे हैं, आपने खाना बना लिया तो बहुत सारी जगह ऊर्जा खर्च हुई है। सबसे पहले वो जली तो वहाँ पे उष्म ऊर्जा बनी, फिर आपने खाना बनाया तो वो हमने खाया खाना तो वहाँ से हमको एनर्जी मिली, हमें ऊर्जा मिली, तो वो बट जाती है अलग अलग हिस्सों में। लेकिन अगर आप टोटल ऐड करोगे वो हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी आपके पास पहले आई थी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
साथ ही साथ जैसे आपने बोला है कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, एक जगह से एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, तो कैसे कैसे चेंज होगी, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, ये वो होता है जहाँ पे पानी से बिजली बनती है, तो वहां पे कैसे कैसे ऊर्जा चेंज हुई। तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं हाइड्रो पावर प्लांट की, तो उसमें करते क्या है, डैम होती है, ये डैम है, और डैम में क्या होता है, इस तरफ रिजर्वायर होता है जहां पानी सेव किया जाता है। तो हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे पानी को पहले इकट्ठा करेंगे एक हाइट तक, काफी लंबा जब हो जाएगा वहां पे आप पानी इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे गेट होता है जो बंद करके रखते हैं। बिजली बनाने के लिए हम यूज करते हैं जनरेटर का। सबसे पहली चीज आपको मैं ये बता दूं, तो जनरेटर में क्या होता है, ऐसे आप सबको पता होगा, हत्ती घुमानी पड़ती है, शाफ्ट घुमानी पड़ती है, जैसे शाफ्ट घुमाते हो वो बिजली बनाना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई एक टरबाइन यानी पहिया लगा देंगे जिससे वो शाफ्ट जुड़ी हुई हो, यानी वो हत्ती जुड़ी हुई हो। ये हत्ती है आपके जनरेटर की, ये मैंने जनरेटर बना दिया। अब आप एक बात सुनिए, देखिए आपका मेन मोटिव ये है कि किसी भी तरीके से ये पहिया घूमना चाहिए, ये टरबाइन घूमना चाहिए, क्योंकि ये घूमेगा तो ये हत्ती घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी, और ये जनरेटर तभी काम करेगा। तो होता क्या है, आप पानी को इकट्ठा करते हैं, जब पानी एक हाइट तक इकट्ठा हो जाता है, गेट खोल दिए जाते हैं, मशीनरी होती हैं, अलग अलग सिस्टम होता है। तो ये मत प्लीज इस टॉपिक में मत जाइएगा, बीच में कैसे गेट लगा दिए, तब होता है। तो आपने क्या किया, उसके बाद जब आप ये गेट खोल देंगे तो ये पानी जो है, जो एक हाइट पे इकट्ठा हो गया, ये बहुत तेज फोर्स के साथ इस टरबाइन पे आके गिरेगा, इस पहिए पे आके गिरेगा। तो यहाँ पे जब ये पहिया घूमेगा, ये हत्ती घूमेगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी यानी इससे विद्युत धारा, बिजली बननी शुरू हो जाएगी। तो ये है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। तो अब आप इसमें देखिए ऊर्जा कैसे कैसे चेंज हुई। हाइट तक इकट्ठा हुआ पानी सबसे पहले, तो हाइट अगर आ गई तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे थी पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या होगा, जैसे ही आपने इसके ऊपर गिरा तो ये हिलने लग गया, तो हिलते ही कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। फिर ये किस में बदल गई, सीधा सीधा यहाँ पे अगर आके देखा जाए, बिजली बनने लग गई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत धारा में कन्वर्ट हो गई। तो ये होता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी का कन्वर्जन। तो इतना याद नहीं करना है, कई बार पूछ लेते हैं कि हाँ कैसे कैसे कन्वर्जन हुए, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा, ये पीई और केई पोटेंशियल और काइनेटिक यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है, तो आप समझ लीजिएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी, जब पानी आने लगा और वापस वो बदल गया विद्युत ऊर्जा में। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले सोलर सेल, यानी जो सौर्य ऊर्जा से चलने वाले जो सेल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो सौर्य ऊर्जा उन पे पड़ती है और वो उसको बदल देते हैं बिजली में यानी विद्युत धारा में। तो आ गया सोलर एनर्जी बदल जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी सौर ऊर्जा बदल जाएगी विद्युत ऊर्जा में। सबसे जो अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, जहाँ पे कोयले की या कोई और आप उसको कुछ भी देंगे जिससे ऊष्मा प्रोड्यूस होगी यानी हीट प्रोड्यूस होगी और उस वजह से बिजली बनेगी। वो क्या होता है, वो बहुत आसान है, आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए आप इसको आपको मैं इसी में थर्मल पावर प्लांट बता दूंगी। ये हाइड्रो पावर प्लांट है। थर्मल में क्या होगा, सेम ये यहाँ तक का सारा प्रोसीजर सेम है, डैम का यूज नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ। उसमें क्या होता है कि कोयले को जला के उसकी गर्मी से पानी को भाप में बदल दिया जाता है। तो कोयले को जलाओगे तो सबसे पहली बात, कोयला क्या है, एक केमिकल, जैसे जितने भी ये पदार्थ होते हैं ना, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ना, खाना, आपका कोयला, लकड़ी, जब ये जलते हैं केमिकल रिएक्शन होती है, तो इसलिए इनके अंदर एक रासायनिक जो पूरा मतलब उसमें चलने लगती है रिएक्शन, तो इसलिए इसमें जो ऊर्जा होती है उसे केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। तो आपने कोयले को जलाया, यानी आपने कौन सी एनर्जी ली, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। तो हुआ क्या, कोयले से जो हीट प्रोड्यूस हुई, जो ऊष्मा प्रोड्यूस हुई, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में यानी ऊष्मा एनर्जी में, ऊष्मा ऊर्जा। तो हुआ क्या, उस गर्मी से पानी बदल गया भाप में,
और वो भाप हमने बहुत तेज प्रेशर के साथ हमने किसके ऊपर फेंकी, हमने इस पहिए के ऊपर फेंकी, तो यहाँ ये हिलने लगेगा, तो अगर हिलने लगा तो कौन सी एनर्जी होगी, इसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और वापस किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत धारा में। तो ये होता है, ये इतने लंबे लंबे वैसे आते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। अगला है डायनामो। डायनामो क्या होता है, जो जनरेटर का छोटा रूप होता है वो डायनामो होता है। तो जनरेटर तो मैंने अभी आपको बताया, आप क्या करेंगे, आप उसकी हत्ती को घुमाएंगे, जो काम आप खुद कर रहे हैं वो होता है मैकेनिकल यानी यांत्रिक एनर्जी से, क्योंकि खुद देखिए आप खड़े हो तो आपकी कोई हाइट भी है तो आपके अंदर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और आप जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मूवमेंट हो रहा है, हम लोग हल्का सा भी हिल रहे हैं, तो हमारे अंदर काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा भी होगी। तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो डायनामो के अंदर यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में। तो ये था कैसे कैसे एनर्जी जो ऊर्जा है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। हम शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं वैसे आपको ये ऊर्जा यानी एनर्जी में क्लियर कर चुकी हूँ कि जो पावर है वो क्या है कि आप कितनी देर तक काम कर सकते हैं। तो देखो जितनी देर तक आप काम कर सकते हो यानी टाइम आ गया तो उसको आप बोलोगे पावर। तो पावर होता क्या है कि आप कितनी देर तक काम कर रहे हो यानी वर्क अपॉन टाइम, कितना काम आप कितनी देर में कर रहे हो। साथ ही साथ आपको पता है कि जो वर्क है, जो कार्य है वो इक्वल होता है ऊर्जा के, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ से शक्ति के दो फॉर्मूले बने, एक तो वर्क अपॉन टाइम यानी ऊर्जा अपॉन समय, और दूसरा फॉर्मूला बना एनर्जी अपॉन टाइम यानी सॉरी वर्क अपॉन टाइम यानी कार्य अपॉन समय, और दूसरा बना एनर्जी अपॉन टाइम यानी कि ऊर्जा अपॉन समय। पहली चीज ये। दूसरी चीज आपको ये चैप्टर पढ़ते हुए अभी आपको पता लग गया है, वर्क है यानी कार्य है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। पावर की बात करूं वो भी एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है। आपको बल्कि एक और सजेशन देना चाहूंगी, जब आप ये वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नोट्स बनाते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते, रिवाइज वहीं से कर लेते हैं। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, आप जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं और नहीं बना रहे हैं दोनों के लिए ये काम हो सकता है। एक पेज पर आप एक चार्ट बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि जो है वो सदिश है। तो आप स्टार्टिंग में स्केलर और वेक्टर का चार्ट बनाइए। जैसे जैसे चैप्टर चलते रहेंगे आपको हर एक के बारे में पता लग जाएगा कि कौन सी क्या है, तो आप उसमें डालते रहिए ताकि आपको रिवाइज करने के लिए आसानी हो। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। इसकी एसआई यूनिट की बात अगर मैं करूं तो ये भी एक साइंटिस्ट के ऊपर रखी गई है। शक्ति की जो ऐसा यूनिट है वो थे जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है वॉट। W से डिनोट करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में वॉट ही कहा जाता है, W से ही डिनोट करते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे एक यूनिट थी जो मैं आपको बता रही थी कि वर्क है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। ये ऐसा ही है, ऐसा ही यूनिट है, लेकिन एक आप कार्य की एक और यूनिट बना सकते हैं उसके फॉर्मूले से। जैसे वर्क का फॉर्मूला था, कार्य का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस, यानी बल गुना विस्थापन। आप एक यूनिट यहां से भी बना सकते हैं, ऐसा ही तो यही रहेगी, लेकिन पेपर में कई बार आ जाता है कि कौन सी यूनिट है जो जूल के बराबर होती है। तो वो कौन सी यूनिट है, खुद देखिए, फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है, जो दूरी है या विस्थापन है उसकी होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो जूल जो है वो न्यूटन मीटर के भी बराबर होता है। पहली चीज तो ये, इस तरीके से आप इसमें भी बना सकते हैं।
आपने क्या किया खुद सोचिए, वर्क एनर्जी दोनों की यूनिट जूल है, भाई कार्य है या ऊर्जा है, दोनों की ऐसा यूनिट जूल है। टाइम को सेकंड बोलते हैं, तो 1 वॉट बराबर होता है जूल बटे सेकंड के। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, पेपर में कई बार क्वेश्चन आए हैं कि हाँ ठीक है बताइए कि जूल बटे सेकंड जो है वो किसकी यूनिट है। तो जूल बटे सेकंड, जूल क्या हो गया, जूल होता है कार्य, सेकंड मतलब टाइम, तो कार्य बटे टाइम, कार्य बटे समय किसका फॉर्मूला है, शक्ति का फॉर्मूला है। तो इतना पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में पढ़ते ही पता लग जाता है वो क्या बोल रहे हैं, जबकि इंग्लिश में नहीं पता लगता। ऐसे ही कई बार होता है कि इंग्लिश में पता लगता है, पढ़ते ही पता लग जाता है, हिंदी में नहीं पता लगता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन पे अटक जाएं, साइंस का अगर हो स्पेशली, आप लैंग्वेज चेंज करके देख लीजिए करिए। ऊपर एक ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज करने का क्वेश्चन की, आप लेकिन ये काम तभी करिएगा जब आपका पूरा पेपर हो गया हो, अदरवाइज आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन अटक गए लास्ट में आप देखने के लिए आपने रखे हैं, आप तब एक बार लैंग्वेज चेंज करके देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको मेरा कोई वर्ड याद रहेगा या कोई पार्ट याद रहेगा हिंदी का या इंग्लिश का, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ पावर की, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी काम करने की दर, तो रेट आ गया टाइम अपॉन में है, ऐसा यूनिट इसकी वॉट है जिसे जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। दूसरी चीज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर, पावर की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, और जैसे आप फैक्ट्री में जाओगे तो वहां पे वॉट यूज नहीं करते, छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट्स यूज करते हैं। तो 3 यूनिट हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। किलो वॉट, के डब्ल्यू का मतलब होता है किलो वॉट, तो किलोवाट से वॉट में चेंज करना तो आपको मैंने पहली वीडियो में पहली क्लास में समझा दिया था, कह दो DCM, ये ट्रिक बताई थी। आपको किलो से वॉट में जाना है, किलो वॉट से वॉट में, तो वॉट ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई, तो अगर ऐसे जाते हैं तो गुना करते हैं, आपको पता है यानी 1000, तो 1 किलोवाट में कितना होगा, 1000 वॉट होंगे। इस तरीके से मेगावाट ये याद करना बहुत आसान है, क्योंकि मेगावाट आपको बताया था किलो का बड़ा भाई है, तो किलो में जैसे 10 की पावर 3 थी, मेगा में कितनी हो जाएगी 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 आपको दिख रहा है। ये HP क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, ये आप समझ लीजिए वॉट से बड़ी यूनिट है और किलोवाट से छोटी यूनिट है। एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं, और आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ भी चुका है। तो ये हैं शक्ति की विभिन्न इकाइयां यानी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं हम। देखिए, आप ऊर्जा पढ़ चुके हैं, तो ये फिर ऊर्जा कौन सी आ गई, ये ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। मतलब क्या है कहने का, आपने ऊर्जा के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, स्थितिज का था mgh और यानी पोटेंशियल का था mgh, और जो काइनेटिक थी, ये जो गतिज ऊर्जा थी, उसका था हाफ mv²। तो ये कौन सी ऊर्जा है, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, जो इसका फॉर्मूला है। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि जब भी बिजली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो पावर का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा है, शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने अभी, कि ऊर्जा अपॉन समय। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा वो विद्युत ऊर्जा का निकलता है। बाकी विद्युत ऊर्जा बिल्कुल सेम दूसरी ऊर्जा की तरह है जो आप यहाँ आपने पढ़ी है। इसकी जो SI यूनिट है विद्युत ऊर्जा की भी, वो जूल ही रहेगी, क्योंकि ऊर्जा अगर है तो SI यूनिट बिल्कुल जूल ही है। कार्य की भी उतनी है, ऊर्जा की भी वही है, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, सबकी जो यूनिट रहेगी वो जूल ही रहेगी। तीसरी चीज, जो ये ऊर्जा होती है, जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा जो होती है, ये हम यूज करते हैं बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। तो इसके लिए एक अलग यूनिट बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट का मतलब वाणिज्यिक यूनिट यानी वाणिज्यिक इकाई। तो वाणिज्यिक इकाई में क्या है, ये बहुत बड़ी यूनिट होगी। नॉर्मल आप देखें तो, आप खुद देखें, जो ऊर्जा की जो आपने यहाँ से समीकरण निकाला है, फॉर्मूला निकाला है, वो है पावर इनटू टाइम, शक्ति गुना समय।
तो आपने इसकी थोड़ी सी बड़ी यूनिट इकाई एक यूज कर ली, किलोवाट। जो टाइम है नॉर्मली हम सेकंड में लेते हैं, हमने ले लिया आवर में यानी घंटों में। तो किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट कहलाती है, यानी एक वाणिज्यिक इकाई कहलाती है। और आपको मैं बता दूं ये इकाई बहुत बड़ी है। और आपने सुना होगा कि जो हमारा बिजली का बिल आता है तो हम देखते हैं कितना यूनिट हमने खर्चा किया। तो वो जो यूनिट है ना, ये जो किलोवाट आवर है, इसका ही दूसरा नाम है यूनिट। तो जो हम घरों में भी बिजली हम जो खर्च करते हैं वो यूनिट में करते हैं, यानी किलोवाट आवर में करते हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज़ आप लिख लीजिएगा कि इसको किलोवाट आवर को ही हम यूनिट बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कितना फर्क है दोनों में। 1 किलोवाट आवर के अंदर, 1 किलोवाट घंटे के अंदर, भाई ये तो कमर्शियल यूनिट है, एक वाणिज्यिक यूनिट है, एक वाणिज्यिक इकाई है। तो इसके अंदर कितना एसआई मात्रा में, मतलब कितनी बड़ी है ये एसआई मात्रा जूल से। तो इसके अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 यानी 10 की पावर 6 जूल आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर कितनी बड़ी यूनिट है। तो ये लिखा हुआ है, और जिसकी ऐसा यूनिट है वो जूल है, जो ऐसा इकाई है वो जूल है। तो इतना करना है विद्युत ऊर्जा के बारे में। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले साल के हमने क्वेश्चन पेपर हमने किए थे। पिछले साल के जो पेपर हैं जो अभी कुछ आए हैं उनके क्वेश्चन से मैं सेकंड क्लास में डालना भूल गई थी, तो मैंने वो भी उसके भी मैंने इसी के अंदर डाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, विस्थापन और बल का जो गुणनफल है, उसको क्या बोलते हैं? आपने आज ही पढ़ा है, वर्क यानी कि कार्य। अगले की बात करूं, एक एक्सटर्नल एजेंसी यानी एक बाहरी एजेंसी है जिसकी वजह से जब हम किसी पिंड पे लगाते हैं, किसी बॉडी पे लगाते हैं, तो वो जो भी उसकी स्टेट हो, रेस्ट हो या मोशन है, उसमें वो चेंज आ सकता है। यानी एक ऐसी चीज जिसकी वजह से किसी भी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जा सकता है। आप ये बताइए कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप किसी भी पिंड में कोई अंतर ला सकते हैं, उसकी जो अवस्था है वो चेंज कर सकते हैं। या आपने दूसरी क्लास में पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं बल यानी कि फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। वैसे ही आगे आएगा कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन अभी फोर्स आ रहा था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। कंजर्वेटिव फोर्स होती कौन सी है? पहली बात तो कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ पे रूढ़िवादी बल लिखा है, लेकिन शायद रूढ़िवादी नहीं होता है। मैं आपको बता दूंगी इसका प्रॉपर वर्ड कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, जो आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो होती कौन सी है? जो बल होता है कौन सा होता है? जब किसी बल ने कोई काम ऐसा किया जिसको आप वापस पलट सकते हो, कोई काम ऐसा हुआ है जिसको वापस पलटा जा सकता है, तो उस बल को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे बल को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, यानी जो कार्य हमने किया है वो पूरा वसूल ले, मतलब वो वापस हम पलट सकते हैं। अगला, विच लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सब छोड़ दीजिए, बस ये बताना है कि न्यूटन के किस नियम ने बल की जो परिभाषा थी वहां पर दी थी। कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? तो पहली चीज तो ये कि न्यूटन के 3 नियम थे। पहला, जड़त्व, उसका कोई न्यूटन के 3 जो नियम थे उनमें से फॉर्मूला ही सिर्फ दूसरे का था, फोर्स F इज इक्वल्स टू ma। याद भी कराया था मैंने फादर और मदर के उससे। तो गति का दूसरा नियम है, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, यह भी पढ़ा आपने, उसको पावर यानी कि शक्ति कहा जाता है। अगला, कौन सी भौतिक मात्रा है जिसकी कार्य की इकाई के समान इकाई है? यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसकी ऐसा यूनिट बिल्कुल वर्क के जैसी है? एनर्जी, ये आपको पता है। अगला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई थी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 पार्सेक आर द यूनिट्स ऑफ। पार्सेक मैंने बताया था आपको, लर्न नहीं करना, बस दिमाग में रखना है कि लंबाई को नापने के लिए पार्सेक भी यूज किया जाता है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी आप यूज करते हो। एक खगोलीय इकाई जो होती है वो भी आप दूरी को नापने के लिए ही इस्तेमाल करते हो। वर्क की ऐसा यूनिट, कार्य की ऐसा इकाई क्या है? जूल है, आपको पता है। और इनर्शिया किससे? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट था और जो पॉइंट मिस हो गया था दूसरी क्लास में।
देखिए, इनर्शिया का मतलब जड़त्व था कि अपने अंदर आने वाले किसी भी परिवर्तन को रोकना, अपने अंदर आने वाले किसी भी चेंज को रोकना। तो याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप अपने अंदर आने वाले किसी भी चीज़ को तभी रोक सकते हो जब आपका जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो बहुत भारी है, क्योंकि कोई आपको उठा ही नहीं पाएगा। तो इनर्शिया जो डिपेंड करता है वो मास पे डिपेंड करता है। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर सड़क पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है छोटा, आप आराम से उसको उठा लोगे, यानी उसका जड़त्व एकदम तोड़ दोगे, इनर्शिया तोड़ दोगे। उसके अंदर रेस्ट का इनर्शिया था, विराम अवस्था का इनर्शिया था, आपने तोड़ दिया। क्यों? हल्का था इसलिए। तो अब अगर उसकी जगह एक बहुत बड़ी चट्टान होगी तो क्या आप उसका जड़त्व तोड़ पाओगे? आप नहीं तोड़ पाओगे। तो कायदे में तो है कि आप नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन साइंस कहता है आप उसको इसलिए नहीं उठा पाए क्योंकि उसके अंदर जो उसका खुद का इनर्शिया था वो बहुत ज़्यादा था। यानी अब इनर्शिया इसलिए किस पे डिपेंड करेगा? इनर्शिया यानी जड़त्व डिपेंड करेगा उसके द्रव्यमान पे, यानी उसके मास पे। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर कीजिए चैनल को और सारी वीडियोस देखिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई हैं, तो जिस भी चीज़ की वीडियो आपको देखनी है आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं कि कौन सी वीडियोज़ अभी अपलोड हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।